क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, STIs क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीजेज, एंड देन इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो इससे 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होते हैं, या MTP क्या होता है, या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ा। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? इस टर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके नॉर्मल फंक्शंस। हालांकि इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स जो है रिप्रोडक्शन के उनको भी इंक्लूड करता है। फिर हम बात करते हैं WHO के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, that is physical, emotional, behavioral and social. WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी एस्पेक्ट्स में वेलबींग होना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी में वेलबींग होना, अच्छा होना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक हो। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called the reproductively healthy society. तो अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस हैं, जो बिहेवियर है वो भी नॉर्मल है सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, तो हम उस सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है, और क्या क्या मेथड हैं जिनसे हम इसे अचीव कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं इसके लिए। तो इंडिया वो पहले कंट्रीज़ में था पूरे वर्ल्ड में जिसने सबसे पहले जो एक्शन प्लान लिया, प्रोग्राम बनाया नेशनल लेवल पे, ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सके। इसको एक सोशल गोल के रूप में माना। इन प्रोग्राम्स को कहा गया फैमिली प्लानिंग, जो स्टार्ट हुए, इनिशिएट हो गए 1951 में। मतलब संविधान लागू होते ही अगले ही साल इन्होंने ये काम लागू कर दिया फैमिली प्लानिंग का। और पिछले पास्ट डिकेड्स में इसको पीरियडिकली असेस किया गया कि क्या क्या इस प्रोग्राम के अंतर्गत आया, क्या क्या चीज़ों में सुधार हुआ। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। फिर इसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ और आज के टाइम में करेंटली ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब इसका काम क्या क्या है? पहली चीज़ है लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप किया जा सके। ये मेजर टास्क थे इन प्रोग्राम्स के। ऑडियो विजुअल की मदद से, प्रिंट मीडिया की मदद से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ स्कूल्स में, इसको भी इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन मिले यंगस्टर्स को। और जो चिल्ड्रन हैं उनको डिस्करेज किया जाए कि वो मिथ्स में बिलीव ना करें, या जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे उन पे बिलीव ना करें। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए सेक्स ऑर्गन्स से रिलेटेड, एडोलेसेंस से रिलेटेड, जो किशोरावस्था है, जो चेंजेज होते हैं उस टाइम पे रिलेटेड चेंजेज। सेफ़ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दी जाए, STDs के बारे में जानकारी दी जाए, एड्स के बारे में बताया जाए। तो इससे क्या होगा, लोगों को हेल्प होगी, स्पेशली वो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं, ताकि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सकें। एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स, मतलब लोगों को
एजुकेट करना, जानकारी देना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे, बाकी सारी चीज़ों पे। स्पेशली उन लोगों को जानकारी देना जो फर्टाइल एज में है, फर्टाइल कपल्स हैं, या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप है जिनकी शादी होने लायक एज हो गई है। किन चीज़ों के बारे में बताना, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताना, प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करना है, पोस्ट नेटल केयर मदर और चाइल्ड की कैसे करना है जन्म के बाद, उसके बारे में बताना, ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पॉर्टेंस के बारे में जानकारी देना, मेल और फीमेल चाइल्ड की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज डिज़ायर्ड साइज़ की ब्रिंग अप हो पाएंगी। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को जानकारी देना कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एराइज होंगी। सोशल एब्यूज़ जैसे सेक्स एब्यूज़ या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, इनको भी एड्रेस करना, इनके बारे में भी बताना ताकि लोग इनके बारे में विचार करें, सोचें और नेसेसरी स्टेप्स ले सकें ताकि इनको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके से एक सोशली रेस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी मेंटेन की जा सके। फिर आगे चीज़ आती है कि बहुत सारे जो प्लान्स हैं उनका, जो भी एक्शन प्लान है उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको अटेन किया जा सके। अब इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इसेंशियल हैं ताकि हम मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, केयर प्रोवाइड कर सकें रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी। और जो भी बेटर टेक्निक्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, नई स्ट्रेटजीज़ बन सकें टाइम टू टाइम, ये भी रिक्वायर्ड हैं ताकि और ज़्यादा इफ़िशेंट केयर प्रोवाइड की जा सके, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, सहायता प्रोवाइड की जा सके लोगों को। फिर एमनियोसेंटेसिस पे बैन कर दिया जाना चाहिए ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो पाए, लीगली इसको जो है वो रोका जा सके, फीमेल फीटिसाइड्स को रोका जा सके, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया जाए। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका यहाँ पे मतलब जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो फ़ायदेमंद हैं इस सब चीज़ों के लिए। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि कुछ एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपिंग फीटस का ले लिया जाता है, फीटल सेल्स को एनालाइज करते हैं डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के लिए, और क्रोमोसोम्स की जांच की जाती है। बेसिकली किस काम के लिए करते हैं, ये जो प्रोसीजर है ये सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और ताकि जो फीटस की जो सर्वाइबिलिटी है उसको डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो एक एज के बाद सर्वाइव ना करे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिससे मदर या फीटस दोनों को प्रॉब्लम हो सके। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर encouraged and supported by government and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon the existing ones। बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ पे रिसर्च जारी है, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाती है, जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा सपोर्टेड होती है ताकि नए मेथड्स को बनाया जा सके या फिर जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो क्या आप जानते हैं सहेली के बारे में, जो कि एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव था फीमेल्स के लिए, ये डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया था। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, की सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस, जानकारी देना। मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज़ ज़्यादा हों तो इससे क्या होगा, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज होंगी तो जो मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR, वो डाउन होगा। बेटर पोस्ट नेटल केयर होगा, जन्म के बाद बच्चे की अगर केयर बेहतर से होती है बच्चे की और माँ की, तो जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, नवजात शिशु के मरने का जो रेट है वो घटेगा। सो इससे डिक्रीज़ होगा मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स होंगे जिनमें स्मॉल फैमिलीज़ हों, मतलब स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट किया जाए, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन आएगा आगे। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, जो STDs हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो, उनके बारे में लोगों को बताया जाए कि भाई कब आपको अस्पताल में दिखाना है, कब कितनी दिक्कत पे आपको जो है वो मैटर कंसीडर करना है और हॉस्पिटल आना है, प्रॉपर इलाज कराना है, ताकि बेटर डिटेक्शन एंड क्योर किया जा सके STDs का। इसके अलावा जो भी
ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटीज़ हैं सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। ETC ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सोसाइटी की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके इम्प्रूवमेंट को दर्शाती हैं। तो आगे हम लोग बात करें पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में, कि पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज किया गया, बर्थ कंट्रोल कैसे किया गया। लास्ट सेंचुरी में जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है वेरियस फील्ड्स में, इसकी वजह से जो हमारी क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई, इसके अलावा बेटर लिविंग कंडीशंस आई। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा किस चीज़ पर, पॉपुलेशन की ग्रोथ पर। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये 2 बिलियन था 1900 में, और 6 बिलियन हो गया 2000 में, लगभग 3 गुनी बढ़ गई 100 सालों में। 7.2 बिलियन हो गई 2011 में। तो ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिला। हमारी पॉपुलेशन जो है 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और 1 बिलियन हो गई 2000 में, और 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई 2011 में। करंट पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 1.39 होगी, 1.39 बिलियन। ये मतलब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या थे उसकी बात की जा रही है कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट घट गया, मृत्यु दर गिर गई, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट घट गया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घट गया, एज वेल एज क्या हुआ कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज के जो लोग हैं उनका नंबर बढ़ गया। तो ये कुछ प्रोबेबल रीजंस हैं जिनसे ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। हालांकि हमारा जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इससे हम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है इसको थोड़ा सा हम कम कर पाए हैं, लेकिन ये बहुत ही मार्जिनल है। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2% से भी कम था, यानी कि 20 बर्थ्स पर 1000 पर ईयर, और इस रेट से भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है। Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter, clothing, in spite of the significant progress made in these areas. अगर इस रेट से भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही तो भी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कमी पड़ जाएगी, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया। तो सिंपल सी चीज़, आज के आप 10 से 15 साल पीछे जाके देखो या किसी से डिस्कस करो बड़े बुजुर्ग से बैठ के, तो फ्लैट कल्चर सिर्फ मुंबई जैसे शहरों में था, वहाँ पे फ्लैट्स देखने को मिलते थे। अब बेसिकली क्या है, अब ये कल्चर छोटे शहरों में आ गया। क्यों? क्योंकि लैंड एरिया हमारे पास उतना ही है, घर हमको ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ जो पर्सनस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम ज़्यादा एरिया में घर नहीं बना सकते, उसका कारण है जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो लिमिटेड है। अगर हम सारा का सारा लैंड रहने के लिए यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो खाने की प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ से लाएंगे। बेसिक चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है उनकी कमी पड़ जाएगी, जैसे फूड। क्योंकि आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमने जो है वो प्रोडक्टिविटी को 3 गुना 4 गुना कर लिया, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन रेट इतनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है कि हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। शेल्टर की दिक्कत पे हमने डिस्कस कर ही लिया, घर से हम फ्लैट में शिफ्ट हो गए धीरे धीरे। फिर क्लॉथिंग, अब क्लॉथिंग डिपेंड करता है कॉटन की खेती पे। अब कॉटन की खेती डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल लैंड पे। अब कॉटन की खेती कौन करेगा? जब फूड की स्कार्सिटी होगी तो वो ऐसी फसल प्रोड्यूस करेगा ना जो खाने लायक हो। बेसिकली क्या है कि इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी जा रही है और करी जा चुकी है, फिर भी इनकी कमी पड़ना निश्चित है अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही। तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस एक्शंस, कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को घटाया जा सके, कम किया जा सके। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है, इस पॉपुलेशन को ओवरकम करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट किया जाए वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करके। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, मीडिया में पोस्टर्स देखे होंगे, बिल देखे होंगे, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कपल शो किया गया, उसके साथ 2 बच्चे हैं, स्लोगन लिखा होता है हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2। बहुत सारे कपल्स ने, स्पेशली यंग अर्बन वर्किंग लोगों ने तो 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर लिया है, और यही सबसे अच्छा तरीका है, 1 चाइल्ड नॉर्म, हम 2 हमारा 1।
इसी तरीके से पॉपुलेशन को घटाया जा सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम दो हमारे दो रहेगा तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, कम नहीं होगी। स्टैट्यूटरी रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स टू 21 ईयर्स, कि जो मैरिजेबल एज था उसको इंक्रीज़ कर दिया, 18 और 21 कर दिया। अब जिनका स्मॉल फैमिलीज़ हैं, ऐसे कपल्स जिनकी स्मॉल फैमिलीज़ हैं, उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कि मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया। दूसरा, जिनके कम बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, क्योंकि अल्टीमेट गवर्नमेंट पे ही बोझा हो जाता है। एक की जगह दो आ गए, दो की जगह तीन आ गए, तो अल्टीमेटली वो कभी ना कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, कभी ना कभी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, कभी ना कभी गवर्नमेंट सर्विसेज का जो है वो लाभ उठाएंगे। तो वो सारा ओवरऑल बर्डन गवर्नमेंट पे आता है। भले ही हम लोग को छोटे उसमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल गवर्नमेंट पे ही बर्डन बन जाता है। सो आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ कॉमनली यूज्ड कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात की जाती है कि आइडियल कंट्रासेप्टिव ऐसा होता है, ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और इसके या तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो या फिर बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट ना हो। दूसरी चीज़, ये जो सेक्सुअल ड्राइव है, डिज़ायर है, सेक्सुअल एक्ट है, इसके साथ किसी भी तरीके से इंटरफियर ना करता हो। बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड प्रेजेंटली अवेलेबल हैं जिनको ब्रॉडली ग्रुप किया जा सकता है फॉलोइंग कैटेगरीज में। पहला है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल, दूसरा है बैरियर, तीसरा आईयूडी, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव, पांचवा इंजेक्टेबल्स, और फिर है इम्प्लांट या फिर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है वो इरिवर्सिबल मेथड होता है। बाकी जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये सारे रिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। इनमें जो कंडीशंस हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है, सर्जिकल मेथड में रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड के बारे में। जो नेचुरल मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम ओवम और स्पर्म की मीटिंग को नहीं होने देंगे। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा ही मेथड है जिसमें कपल्स जो है वो क्वाइटस से एब्स्टेन करते हैं 10th डे थ्रू 17th डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10th डे होता है उससे 17th डे तक, जहाँ पर ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है। अपनी चैप्टर 3 में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है, प्रोलिफरेटिव फेज़ के बाद ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन 14th डे पे होता है। उससे अगर 2-3 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक अगर क्वाइटस अवॉइड किया जाए तो ओवुलेशन के आसपास क्वाइटस नहीं होगा, तो स्पर्म और ओवम का मीटिंग नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चूँकि 10 से 17 दिन तक जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे फर्टाइल पीरियड कहते हैं। सो अगर इस पीरियड में क्वाइटस से एब्स्टेन कर लिया जाए तो कॉन्सेप्शन प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा मेथड है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें मेल पार्टनर अपना पेनिस विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन को अवॉइड किया जा सके। फिर नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब क्या है? जो मेंसेस है उसका एब्सेंस रहता है। कब? जब जो मदर है वो लैक्टेटिंग पीरियड में होती है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है, कितने दिन तक? 6 महीने तक। तो मदर को जो है वो मेंसेस नहीं आते हैं। सो ये एक मेथड है, ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि ओवुलेशन या साइकिल जो है वो नहीं होता है किस पीरियड में? जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है, पार्चुरेशन के ठीक बाद, डिलीवरी के ठीक बाद जब इंटेंस लैक्टेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे मेंसेस नहीं आते। तो जब तक मदर जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है पूरी तरीके से, जो चांसेस है कंसेप्शन के ये लगभग नील होते हैं। हालांकि ये जो मेथड हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। कब तक? पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक, पार्चुरेशन के 6 मंथ तक ये मेथड इफ़ेक्टिव होते हैं। चूँकि यहाँ पर कोई मेडिसिन या डिवाइसेस यूज़ नहीं की जा रही हैं इन किसी भी मेथड में, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लगभग नील होते हैं। हालांकि अगर हम चांसेस ऑफ फेलियर की बात करें तो फेलियर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन मेथड्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैरियर मेथड में, जिसमें ओवम और स्पर्म्स को प्रिवेंट किया जा सकता है कि फिजिकली मीट ना होने दिया जाए बैरियर्स की हेल्प से। और ऐसे जो मेथड हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। कॉन्डोम बैरियर होते हैं, थिन रबर लेटेक्स शीट के बने होते हैं, इनसे पेनिस को कवर किया जाता है मेल में, और वेजाइना या सर्विक्स को कवर किया जाता है फीमेल में क्वाइटस से ठीक पहले, ताकि जो इजैकुलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना करे और इससे जो है वो कंसेप्शन प्रिवेंट किया जा सके। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड था कॉन्डोम का मेल के लिए, जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट था, एक तरीके से गवर्नमेंट ने फ्री भी बांटा है उसको। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स।
एक कॉन्डोम का यूज़ जो है वो रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इनका एडिशनल बेनिफिट है, ये यूज़र को STI से बचाते हैं, एड्स से बचाते हैं। दोनों ही मेल और फीमेल कॉन्डोम डिस्पोजेबल होते हैं और इनको सेल्फ इंसर्ट किया जा सकता है। इस तरीके से ये प्राइवेसी देते हैं यूज़र को। इसके अलावा डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वाल्ट्स हैं, ये भी दूसरे बैरियर हैं जो रबर के बने होते हैं और इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जा सकता है सर्विक्स को कवर करने के लिए क्वाइटस से ठीक पहले। ये भी कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक करते हैं, सर्विक्स से स्पर्म अंदर नहीं जा सकते। इनकी खास बात यह है कि ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेली होती हैं और फोम्स होते हैं, वो इन बैरियर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनकी जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। एक दूसरा इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, और ये जो डिवाइसेस हैं इनको डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा यूट्रस में रख लिया जाता है वेजाइना के थ्रू। ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, कई तरह के होते हैं। पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ जैसे कि लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं जैसे कि प्रोजेस्टा सर्ट, LNG-20। आईयूडीज़ करते क्या हैं, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर में, और कॉपर आयंस रिलीज़ करते हैं, ये स्पर्म मोटिलिटी को जो है सप्रेस करते हैं, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की वो रिड्यूस हो जाती है। इस तरीके से स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुइटेबल कर देती हैं। जो यूट्रस है वो इम्प्लांटेशन के लिए सुइटेबल नहीं रहता है, और सर्विक्स जो है स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल हो जाता है, तो सर्विक्स से स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। आईयूडीज़ आइडियल कंट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या चिल्ड्रन में स्पेस रखना चाहते हैं, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्शन का इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आईयूसीडीज़। आगे हम लोग बात करते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि पिल्स की फॉर्म में स्मॉल डोजेज लिया जाता है, या तो प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन होते हैं। ये भी एक टाइप का कंट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और इसे टैबलेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसीलिए प्रॉपरली इसको पिल कहा जाता है। पिल्स को रोज़ लेना होता है 21 दिन तक। स्टार्ट कब से होता है, फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट हो जाता है, फिर 7 दिन का गैप होता है जब मेंस्ट्रुएशन होता है, और फिर से ये सेम पैटर्न में रिपीट कर दिया जाता है। जब तक फीमेल कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है तब तक इसको खाते रहना होता है। अब इसमें होता क्या है, ये ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं, इसके अलावा जो क्वालिटी है सर्वाइकल म्यूकस की उसको भी चेंज कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म की मोटिलिटी है या उसकी जो एंट्री है उसको प्रिवेंट किया जा सके, मोटिलिटी को कम किया जा सके। पिल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, इनका लेस साइड इफ़ेक्ट है, एज वेल एज़ ये फीमेल्स के द्वारा वेल एक्सेप्टेड है। सहेली एक नई ओरल कंट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, इसमें नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन पाया जाता है। ये वंस अ वीक पिल है, इसको हफ्ते में एक ही बार लेना होता है, जो इसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। तो प्रोजेस्ट्रोजेंस अकेले या फिर कम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के साथ इनको फीमेल्स में इंजेक्शंस के द्वारा लिया जा सकता है, इम्प्लांट्स की फॉर्म में लगवाया जा सकता है स्किन के नीचे। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स के जैसा ही होता है, लेकिन जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोजेस्ट्रोजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन या फिर आईयूडी अगर 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस में ले लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स के रूप में, और इनसे जो है पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, जो रेप की वजह से हो या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो। फिर लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड, या फिर इनको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। जनरली उन मेल और फीमेल पार्टनर को एडवाइज़ किया जाता है, ये टर्मिनल मेथड के रूप में होता है। तो जैसे जिनके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब वो करा सकते हैं। तो ये एक इरिवर्सिबल मेथड है। यहाँ पे देख सकते हैं वेसेक्टॉमी में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस टाइड एंड कट कर दिया जाता है मेल के केस में, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टॉमी करी जाती है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को टाइड एंड कट कर देते हैं। सो एक टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। फर्दर प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन से क्या होता है कि जो गैमेट ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और इस तरीके से कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाता है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल में कहलाता है वेसेक्टॉमी, फीमेल में कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी में क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन जो वास्ट डिफरेंस का रिमूव करके टाइड अप कर दिया जाता है, स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम में लगाया जाता है,
जबकि ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का रिमूव करके उसको टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, स्मॉल इंसिजन किया जाता है एब्डोमेन में या फिर वेजाइना के थ्रू करते हैं। ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। आगे बात करी जाएगी कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है कि भैया कौन सा सुइटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड है आपके लिए और कौन सा आप कराना चाहते हो। ये हमेशा जो है वो कंसल्टेशन में किया जाना चाहिए, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही कराना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि कंट्रासेप्टिव जो है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ये तो बेसिकली प्रैक्टिस किए जाते हैं, बेसिकली जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है यानी कि कंसेप्शन या प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है ये सब चीज़ें। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay the space pregnancy due to personal reasons. कोई अगर इनको इस्तेमाल करता है तो बेसिकली क्यों करता है, ताकि प्रेगनेंसी को डिले किया जा सके या प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके या फिर बच्चों में स्पेसिंग की जा सके। No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of the population. तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, इन मेथड्स का अगर यूज़ किया जाता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो पॉपुलेशन की हो रही है उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। हालांकि इनके कुछ पॉसिबल इल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे नाउजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, वेजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंसेस आ सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन इनको टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ है भाई MTP। तो यहाँ पे एक छोटे सा बॉक्स में दिया हुआ है MTP के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का अमेंडमेंट आया था एक्ट 2017 में, इसमें कुछ सुधार किया गया। was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जो एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, उसमें कुछ सुधार किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सुधार क्यों किया, ताकि इलीगल एबॉर्शन को घटाया जा सके, ताकि मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम किया जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, कुछ कंसीडर्ड ग्राउंड्स पे टर्मिनेट किया जा सकता है विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स के अंदर टर्मिनेट किया जा सकता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन में। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है लेकिन 24 वीक से कम है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन लिया जाना बहुत आवश्यक है, गुड फेथ में, दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, कि वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है इसको भी मेंशन किया जाना ज़रूरी है। तो दिक्कत क्या है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ करा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिस्क है, इससे उसको इंजरी हो सकती है फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को, या फिर सब्सटेंशियल रिस्क है उस बच्चे को जो पैदा होने वाला है, या फिर फिज़िकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होने वाली हैं बच्चे में, या फिर वो सीरियसली हैंडीकैप्ड है। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। अभी जो करंट मतलब जो पहले का रूल था वो क्या था, अभी तो ये तो करंट अमेंडमेंट है, पहले से जो चला आ रहा है वो क्या है, इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर MTP या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। नियरली लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs हर साल कराई जाती हैं, जो ओवरऑल वर्ल्ड का 1/5 है, टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का 1/5 है। 45 to 50 मिलियन MTPs हर साल कराई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम एक्सेप्ट करें या लीगलाइज करें MTP को या ना करें, ये बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इशूज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज कर दिया था 1971 में। अभी जो आपने अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा वो 2017 में हुआ था। तो MTPs को 1971 में लीगलाइज किया गया कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ताकि इनडिस्क्रिमिनेट या फिर इलीगल फीमेल फीटिसाइड ना कराया जा सके, जो कि बहुत हाई थे इंडिया में एक टाइम पे। क्यों MTP क्यों MTP को लागू किया गया,
तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सके, चाहे वो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो या फिर कंट्रासेप्टिव का जो यूज़ हुआ है उसके फेलियर की वजह से हो या फिर क्वाइटस या रेप के चांसेस में। MTPs तब एसेंशियल हो जाते हैं सर्टेन केसेस में जब प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन हार्मफुल हो सकता है, फेटल हो सकता है मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए। MTPs को जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ कंसिडर किया जाता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो एबॉर्शन होते हैं वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ MTP जो है वो इलीगली परफॉर्म किए जाते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा, झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा। तो ये बहुत ही अनसेफ है और फैटल भी है, कई बार इसमें फीमेल की डेथ भी हो जाती है। एक दूसरा डेंजरस ट्रेंड चल रहा है कि एमनियोसेंटेसिस का जो है वो मिसयूज़ कर दिया जाता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर फीटस जो है वो फीमेल पाया जाता है तो फिर उसके बाद MTP करा देते हैं। तो ये उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है जिसको MTP लीगलाइज करता है। सो ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों के लिए डेंजरस है, मदर के लिए भी डेंजरस है, फीटस के लिए भी डेंजरस है। इफेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस को अवॉइड किया जा सके और जो रिस्क फैक्टर्स हैं इलीगल एबॉर्शंस में उनको कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें और जो अनहेल्दी ट्रेंड हमने मेंशन किया उसको रिवर्स किया जा सके, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं STIs के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। इन्फेक्शंस या डिजीजेज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होती हैं, इनको एक साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोला जाता है या फिर वेनेरियल डिजीजेज बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, टाइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड इन्फेक्शन है रिसेंट ईयर्स में HIV, जिसकी वजह से एड्स होता है। ये कुछ कॉमन STIs हैं। इनमें से जो HIV इन्फेक्शन है ये सबसे डेंजरस है और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV ये दूसरे तरीक़ों से भी फैलते हैं, जैसे इन्फेक्टेड नीडल्स के शेयरिंग से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शेयरिंग से, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ऐसा कुछ शेयर किया जाता है। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी को छोड़ के जेनाइटल हर्पीज़ और HIV, अच्छा 3 चीज़ों को छोड़ के हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़ और HIV को छोड़ के बाकी जितनी भी डिजीजेज हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं अगर उनको अर्ली डिटेक्ट किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अर्ली सिम्टम्स माइनर हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? ईचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, हल्का सा दर्द, स्वेलिंग जेनाइटल रीजन में, ये सब देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड फीमेल्स एसिम्टोमेटिक भी हो सकती हैं, तो बड़े लंबे टाइम तक अनडिटेक्टेड भी रह सकता है। अगर सिम्टम्स नहीं है या बहुत कम सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में, तो सोशल स्टिग्मा जो उसके साथ STI के साथ जुड़ा हुआ है कि भाई नहीं जाना है कि हमको STI हुआ है, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रुकावट बनती हैं STI के ट्रीटमेंट में। तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो टाइमली डिटेक्शन के लिए नहीं जाता है या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, अर्ली ट्रीटमेंट हो सके और कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। सो इससे बाद में क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसमें इंक्लूड होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, PID हो जाता है, एबॉर्शन होते हैं, स्टिल बर्थ होते हैं, हमारा वो बच्चा पैदा होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं कि यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो गई, इनफर्टिलिटी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो STI एक बहुत बड़ा थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, तो इसलिए इनका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, क्योर, इन डिजीज़ का क्योर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको कंसिडर किया जाना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में। चूँकि लगभग सभी पर्सन्स जो है वो इन डिजीज़ के लिए वल्नरेबल होते हैं, इनका जो इंसिडेंस रिपोर्ट है, मतलब लगभग सभी वल्नरेबल होते हैं, लेकिन इनका जो इंसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा उन लोगों में होता है जो एज ग्रुप में आते हैं 15 to 24 ईयर्स में। जिस एज ग्रुप में आप सब आते हो, स्टूडेंट्स जिनकी बात की जा रही है यहाँ पे, देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है।
कोई भी पर्सन इन इन्फेक्शन से फ्री हो सकता है सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। सबसे पहला है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। थर्ड, इन केस ऑफ डाउट one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, अर्ली डिटेक्शन हो सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट कराना है अगर कोई इन्फेक्शन आपको हो जाता है। लास्टली हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डिस्कशन है वो इनकम्प्लीट है अगर हम इनफर्टिलिटी को मेंशन ना करें। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो कि इनफर्टाइल हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन का मतलब भाई साथ साथ पति पत्नी रह रहे हैं, उनके बीच नॉर्मल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, उसके बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उस केस को बोला जाता है इनफर्टिलिटी। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? रीजंस हो सकते हैं फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो सकती हैं। फिजिकल का मतलब किसी में फेलोपियन ट्यूब डेवलप ही नहीं हुआ, वास्ट डिफरेंस ब्लॉक्ड है। कंजेनाइटल हो सकते हैं, जन्म से ही कोई दिक्कत हो सकती है, डिजीजेज हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इंडिया में अक्सर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि अगर कपल चाइल्डलेस है तो फीमेल को लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम जो है वो मेल पार्टनर पे लाई करती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं और करेक्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है इन डिसऑर्डर्स का, ताकि इन कपल्स के भी चिल्ड्रन हो सकें। हालांकि ऐसे जो जहाँ पर कुछ करेक्शंस पॉसिबल नहीं हैं तो कपल्स को असिस्ट किया जाता है ताकि उनके बच्चे हो सकें। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ बोला जाता है, ART बोला जाता है शॉर्ट में। सबसे इम्पॉर्टेंट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF फर्टिलाइजेशन। यह आउटसाइड द बॉडी कराया जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में जैसे बॉडी में है। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा देते हैं, ये एक मेथड है। पॉपुलरली इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें ओवा लिया जाता है वाइफ से या डोनर से, फीमेल से। स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड से या डोनर मेल से, कलेक्ट करते हैं और इसको जाइगोट बनाते हैं स्टिमुलेटेड कंडीशंस में लेबोरेटरी में। अब जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर्स से पहले वाला, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कंडीशन को बोला जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और फिर एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा का है तो इसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। कंडीशन को टर्म दिया जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ताकि फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। ऐसे जो एम्ब्रियोज इन विवो फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होते हैं, यानी कि नेचुरल कंडीशंस में फॉर्म हो रहे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद इन द फीमेल, इनको भी ऐसे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जा सकता है ताकि उन फीमेल्स को जो है वो बच्चे हो सकें जो खुद कंसीव नहीं कर सकती। इसके अलावा ओवम कलेक्ट करके डोनर से वो फेलोपियन ट्यूब में रखा जा सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। दूसरी फीमेल में जो खुद ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती लेकिन सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी एक मेथड है जिसका यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये एक दूसरा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसमें एक एम्ब्रियो लेबोरेटरी में एक स्पर्म के साथ डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पर्म डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इनफर्टिलिटी केसेस क्यों होते हैं? या तो मेल पार्टनर जो है इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल में, या तो स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है जब वो इजैकुलेट करता है। सो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ठीक कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, फिर उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में। यूट्रस में करेंगे तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। हालांकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये सभी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन रिक्वायर्ड होता है, प्रेसिजन हैंडलिंग, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन है कि मशीनरी बहुत महंगी आती है। तो दूसरी चीज़, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये बहुत ही कम सेंटर्स पे अवेलेबल हैं कंट्री में। हालांकि कुछ लोगों के लिए जो इनके बेनिफिट्स हैं वो अफोर्डेबल हैं, मतलब लिमिटेड लोग ही इनका फ़ायदा उठा पाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ी हैं जैसे इमोशनल, रिलीजियस या सोशल फैक्टर्स हैं। ये इन मेथड्स के एडॉप्शन को मतलब थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नेचुरल मेथड नहीं है। तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा कि बच्चे हों, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, जो सर्वाइव ही नहीं करेंगे मैच्योरिटी तक अगर उनका केयर ना किया जाए। तो हमारा लॉ जो है वो लीगल एडॉप्शन को परमिट करता है, और ये एक अब तक का सबसे बेस्ट मेथड है। कपल्स जो पेरेंटहुड के लिए देख रहे हैं वो बच्चे एडॉप्ट कर लें, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, बेहतर मेथड है, जिससे वो पेरेंटहुड का आनंद ले सकते हैं।